हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू परवेज सर क्लासेस। टुडे वी विल टॉक अबाउट नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे हम, जो कि 6th चैप्टर है, पोल साइंस का है ये 11th क्लास का, नागरिकता। अब नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। जो नागरिकता है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो अन्य देश के संविधान से जो अच्छे अच्छे गुण हैं उसे अपने संविधान यानी भारतीय संविधान में शामिल किया था, वैसे जो नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आगे पढ़ते हैं नागरिकता के बारे में। जो नागरिकता का प्रावधान है वो भारतीय अनुच्छेद में 5 से लेकर 11 तक दिए हुए हैं। यानी कि भारत के जो संविधान है उसमें जो नागरिकता का प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। अब नागरिकता होती क्या है मैं बताती हूँ आपको। जब एक देश के नागरिकों को उस देश के सरकार द्वारा कुछ अधिकार दिए जाते हैं, अधिकार जैसे कि राजनीतिक अधिकार। अब राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? राजनीतिक अधिकार वो होते हैं जो जैसे कि मतदान करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और जैसे मौलिक अधिकार, तो ये अधिकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो आपको एग्जाम में लिखना है वैसे क्वेश्चन रिलेटेड देखते हैं हम। नागरिकता कैसे पाई जा सकती है और कैसे छीनी जा सकती है? यानी कि एक नागरिकता कैसे पाई जा सकती है और कैसे छीनी जा सकती है। नागरिकता निम्नलिखित प्रकार से पाई जा सकती है, यानी मिल सकती है किसी व्यक्ति को विवाह द्वारा। यदि कोई लड़की दूसरे देश के व्यक्ति के साथ विवाह कर लेती है तो उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यानी कि एक देश की लड़की अन्य देश में जाके अगर उस व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। नौकरी द्वारा यानी जॉब के द्वारा, यदि किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाता है तो उस देश में, जिस देश में सरकारी नौकरी मिली है वह उस देश का नागरिक बन जाता है। यानी अगर एक व्यक्ति है वो अन्य देश में गया है और उसको सरकारी जॉब मिल गई यानी गवर्नमेंट जॉब मिल गई है तो उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आवेदन द्वारा, राज्य से आवेदन प्राप्त करके नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, या राज्य से आवेदन करके रिक्वेस्ट करके नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं कि नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है के बारे में। निम्नलिखित तरीके से नागरिकता छीनी जा सकती है, वो कौन से तरीके हैं? किसी अन्य देश की सैनिक सेवा में भर्ती होने पर नागरिकता छीनी जा सकती है। और अन्य देश में नागरिकता प्राप्त करके, अगर आप भारत के हो नागरिक और आप अमेरिका चले जाते हो तो वहाँ पे आपको नागरिकता मिल गई है तो यहाँ की नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। ठीक है, अन्य देश में नागरिकता प्राप्त करके विदेश में स्थायी रूप से रहने पर, और ऐसा होना चाहिए कि अगर आप विदेश में रह गए हो स्थायी रूप से, परमानेंट रह गए हो, स्वयं इच्छा से नागरिकता त्याग कर सकता है। या फिर एक व्यक्ति है जो उसे नागरिकता नहीं चाहिए किसी देश की तो वो उसे त्याग कर सकता है। तो ये निम्नलिखित तरीके हैं नागरिकता के जिसे छीनी जा सकती है। अगला पढ़ते हैं, नागरिकता किसे कहते हैं? नागरिकता का मीनिंग क्या है वो जानते हैं। एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता, यानी कि एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से अभिप्राय है कि एक देश का नागरिक जिसे सरकार द्वारा कुछ राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि मतदान का अधिकार हो गया यानी कि वोट डालने का अधिकार हो गया, चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, वह मौलिक अधिकार हो गए। ठीक है, या समान सदस्यता जिसमें कोई भेदभाव ना हो। जब हम नागरिकता दी जाती है किसी देश के व्यक्ति को, अगर वो एक देश में जन्मा है यानी उसकी पितृभूमि है वही, तो उससे क्या की जाती है, सभी को समान सदस्यता दी जाती है। ये नहीं है कि जो अमीर लोग हैं उनको नागरिकता दी जा रही है, गरीब को नहीं दी जा रही, तो ऐसा कुछ नहीं है, समान रूप से दी जाती है। अब शरणार्थी और प्रवासी के बीच में अंतर क्या है? शरणार्थी और प्रवासी, उसके बारे में जान लेते हैं।
शरणार्थी वह लोग होते हैं जो अकाल या युद्ध से विस्थापित होकर पड़ोसी देश में शरण लेते हैं। यानी कि शरणार्थी वो लोग होते हैं जो अगर अकाल पड़ गया उनके देश में या युद्ध हो गए हैं तो क्या कहते हैं, अन्य देश में जाकर शरण ले लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को शरणार्थी कहते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा जो बांग्लादेशी शरणार्थी है उनके बारे में, प्रवासी। ठीक है, इसके विपरीत जब हम देखते हैं तो प्रवासी वह लोग होते हैं जो काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर तक या एक देश से दूसरे देश की ओर तक वह जाते हैं, उसे ही प्रवासी कहते हैं। यानी प्रवासी का अर्थ यह है कि जब एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जाता है या एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, शहर जाता है, तो किसकी तलाश में, काम की तलाश में, तो उन्हें प्रवासी कहते हैं। शरणार्थी और प्रवासी अलग अलग है। यहाँ पे युद्ध और अकाल की स्थिति को बताया गया है, यहाँ पे काम की स्थिति को बताया गया है। फिर है शरणार्थियों की समस्या। अब शरणार्थी क्या होते हैं, जो अकाल या युद्ध पड़ा हो उनके देश में, तब वो अन्य देश में जाते हैं। तो अब शरणार्थी की भी कोई समस्या हो सकती है, तो वो जानते हैं कोई देश उन्हें स्वीकार नहीं करता। यानी कि कोई देश उन्हें क्या नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। यानी अगर एक देश का व्यक्ति है, अकाल युद्ध पड़ गया, अन्य देश में आ गया, तो क्या हो गया, कोई देश उन्हें स्वीकार नहीं करता। पहली बात तो यह है वह शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने को विवश होते हैं। अगर कोई देश उन्हें जगह नहीं दे रहा, पनाह नहीं दे रहा, तो वो क्या करते हैं, शिविरों में जाकर छिपते हैं और अवैध प्रवासी के रूप में रहने को विवश होते हैं। अवैध प्रवासी हो गया, प्रवासी क्या होते हैं, जो काम की तलाश में आते हैं देश में, एक देश से दूसरे देश में, तो वैसे ही अवैध प्रवासी के रूप में रहने को विवश किए जाते हैं। वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। यानी अगर एक व्यक्ति जो है वो आया है एक देश में, उसे स्वीकार नहीं किया गया है और वो अपने बच्चों को क्या नहीं कर सकते, पढ़ा लिखा नहीं सकते, क्योंकि उनको खुद रहने की जगह तक नहीं मिली उनको, क्योंकि वो शिविरों में रह रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा पाएंगे। संपत्ति अर्जित हो गया, यानी कि संपत्ति अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो ये है शरणार्थी और प्रवासी के बीच में अंतर और वह शरणार्थियों की समस्याएं। आगे बढ़ते हैं। आगे है वैश्विक नागरिकता। वैश्विक नागरिकता की अवधारणा। वैश्विक से आपको पता ही होगा, जो विश्व स्तर पर वैश्विक नागरिकता। विश्व एक परिवार की तरह, जैसे इंटरनेट, टेलीफोन और टेलीफोन के साधनों का प्रयोग। ठीक है, ये बताया। एशिया की सुनामी में विश्व भर में सहायता, अतः विश्व नागरिकता की आवश्यकता है। अगर एशिया की सुनामी में अगर विश्व भर में सहायता लेनी हो तो क्या ये विश्व नागरिकता की आवश्यकता पड़ती है। फिर है लाभ। विश्व की समस्याओं का समाधान आसानी से प्रवासी लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो है एक देश से दूसरे देश में गया है और वहाँ पे कुछ समस्या पैदा हो गई है, तो इंटरनेट की वजह से या टेलीफोन की वजह से वो अपनी समस्या बता सकता है, वह दूसरे देशों को भी पता लग पाता है कि उसमें क्या क्या समस्या हो पाई है, उस हिसाब से वो देश उनकी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वैश्विक नागरिकता की अवधारणा। आगे बढ़ते हैं। जन्मजात और राज्यकृत नागरिकता कौन होते हैं। जो जन्मजात से है वह राज्यकृत, उसमें डिफरेंस देखते हैं। जन्मजात, जो व्यक्ति जन्म लेने के कारण या वंश सिद्धांत के कारण नागरिक बनते हैं। यानी कि एक व्यक्ति अगर किसी देश में उसका जन्म हुआ है, वह उसका परिवार भी वहीं पर रहता है, तो वह क्या कहलाता है, राज्य के जन्मजात नागरिक कहलाते हैं, क्योंकि उनका जन्म उसी देश में हुआ है, वह उसके वंश यानी उसके परिवार भी उसी देश में रहते हैं। फिर है राज्यकृत नागरिकता। प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। राज्यकृत यानी कि जो राज्य द्वारा नागरिकता दी जाती है। ठीक है, राज्य द्वारा जो नागरिकता दी जाती है वो राज्यकृत नागरिकता। प्राप्त करने के लिए भी कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है, जिसके पश्चात प्राथमिक पत्र देना, प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। यह उन राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे नागरिकों को राज्यकृत नागरिक कहा जाता है। यानी कि वो नागरिक जो उस देश में पैदा तो नहीं हुए, लेकिन वो क्या करते हैं, राज्य से क्या करते हैं, प्रार्थना पत्र देके नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो उन्हें राज्यकृत नागरिकता कहा जाता है। जन्मजात और राज्यकृत नागरिकता ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है नागरिक, क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमने नागरिकता के बारे में, तो नागरिक जानते हैं नागरिक का मीनिंग क्या है। ठीक है, नागरिक
राज्य का सदस्य होता है, क्योंकि राज्य का सदस्य मतलब यहाँ पे देश का सदस्य होना है। यानी कि एक व्यक्ति जो उस देश में जन्मा हो, वह उसका परिवार भी उस देश में रहता हो, जिससे राज्य की ओर से राजनीतिक व आर्थिक अधिकार प्राप्त हो। राजनीतिक अधिकार मीन्स होता है कि जैसे वोट डालने का अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, आर्थिक अधिकार हो गया, वह जॉब करने से रिलेटेड यानी कोई भी रोजगार या पेशा वो चुन सकता है, उसका अधिकार उसे प्राप्त होता है राज्य द्वारा, तो वो उस देश का नागरिक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने, मतलब कि राष्ट्रीय आत्मनिर्भर से मतलब है कि जो राष्ट्र है वो क्या करेगा, अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वह आत्मनिर्णय का अधिकार मांगते हैं। ठीक है, आत्मनिर्णय का अधिकार मांगते हैं। आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग कर राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। यानी कि जो राष्ट्र है यानी जो राज्य है वो क्या चाहते हैं कि उनको ऐसे अधिकार दिए जाए कि वो अपने फैसले खुद ले सके, यानी आत्मनिर्णय ले सके। ठीक है, वो इसलिए वो अधिकार मांगते हैं ताकि क्या हो, आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग कर राज्य के दावे को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।